India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने उच्च न्यायालय को लिखा पत्र, कहा न्यायिक नियुक्तियों में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे। उच्च न्यायालयों में महिला प्रतिनिधित्व है कम। दहेज हत्या मामले में आरोपी जमानत देने की पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, कहा हाईकोर्ट ने गंभीर आरोपों को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश रद्द किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरआईएल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। आरआईएल पर ओएनजीसी के गैस भंडार से चोरी करने का था आरोप। 10वीं शताब्दी की मूर्ति विवाद पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूर्ति को केंद्रीय संग्रहालय प्रयागराज में स्थानांतरित करने का दिया आदेश। एएसआई ने विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक दहेज हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की। यह मामला उस समय सामने आया जब हाईकोर्ट ने आरोपी पति को जमानत दे दी, जबकि उसके खिलाफ गंभीर आरोप और प्राथमिक सबूत मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना ठीक से विचार किए सिर्फ औपचारिक तरीके से जमानत दे दी है। यह मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया। बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को समझने में लापरवाही की और उपलब्ध सबूतों को नजरअंदाज किया। कोर्ट के अनुसार दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत देने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह गलत था। उसने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं की। केवल इस आधार पर जमानत दी गई कि आरोपी कुछ समय से जेल में था और गवाहों की जांच में देरी हो रही थी, जो इस मामले में पर्याप्त कारण नहीं थे। कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत महिला के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख था। यह एक महत्वपूर्ण सबूत था जिसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा कानून में जो प्रावधान है कि ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ एक प्रारंभिक धारणा बनती है, उसे भी ध्यान में नहीं रखा गया। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार शादी के लगभग 1.5 साल बाद महिला की अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर बाहरी और अंदरूनी चोटों के निशान पाए गए। मृतका की मां ने पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि महिला की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई, जिससे खून बहा और उसे सदमा लगा। रिपोर्ट में शरीर पर अन्य चोटों की भी पुष्टि की गई। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने दूसरी बार में आरोपी को जमानत दे दी। इसके खिलाफ मृतका की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले के एक मामले शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला भी दिया। उसमें कहा गया था कि जब किसी मामले में आरोपी की सीधी संलिप्तता के संकेत मिलते हैं तो दहेज हत्या जैसे मामलों में जमानत देते समय अदालतों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर दिया। साथ ही आरोपी को निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस फैसले की एक प्रति पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी जाए, ताकि इसे वहां के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जा सके। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल ही में इसी बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी इसी तरह के मामले में फटकार लगाई थी, जहां बिना पर्याप्त कारण के जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर मामलों में अदालतों की अधिक जिम्मेदारी है और सावधानी के साथ फैसले लेने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप तय करने वाली ऑर्डर शीट पर दस्तखत न होना एक ठीक किया जा सकता है वाला प्रक्रियागत दोष है और इससे ट्रायल रद्द नहीं होता, खासकर तब जब आरोपी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में ठीक से बताया गया हो या वे उन्हें समझ गए हों। जस्टिस एहसानुद्दीन अमनदुल्ला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें एक हत्या के मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से ट्रायल चलाने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आरोप तय करने वाला आदेश बिना दस्तखत के रह गया, जबकि आरोपियों को आरोपों के बारे में बताया गया, उन्हें समझाया गया और उन्होंने ट्रायल में हिस्सा भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में दस्तखत न होने से जुड़ा दोष कोई गैर कानूनी काम नहीं है। यह ज्यादा से ज्यादा सीआरपीसी की धारा 215 और 464 के दायरे में आने वाली एक ठीक की जाने वाली प्रक्रियागत अनियमितता है। अगर न्याय में किसी तरह की विफलता साबित ना हो तो ऐसे दोष से कार्यवाही रद्द नहीं हो सकती। कोर्ट ने तर्क दिया कि जहां आरोपी ने आरोपों की प्रकृति को साफ तौर पर समझा और उन्हें अपना बचाव करने का पूरा मौका मिला, वहां आरोप पत्र में मौजूद दोषों को इतना गंभीर नहीं माना जा सकता कि उनसे पूरा मामला ही खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट का यह निर्देश देना उचित नहीं था कि ट्रायल को नए सिरे से चलाया जाए, जबकि ट्रायल पहले ही काफी आगे बढ़ चुका था और गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए जा चुके थे। इसलिए अपील स्वीकार की गई और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह मामले की कार्यवाही को उसी चरण से आगे बढ़ाए जिस चरण पर वह विवादित आदेश पारित होने से पहले थी। साथ ही कोर्ट कानून के अनुसार कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्तियों में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार इस पत्र के बाद अधिकांश न्यायालयों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यह पत्र ऐसे समय में आया जब उच्च न्यायालयों में महिला प्रतिनिधित्व कम है। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 813 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से केवल 116 महिलाएं हैं, जो कुल संख्या का 14.27% है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केवल एक महिला न्यायाधीश है। सीजेआई सूर्यकांत ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए योग्य महिला 10 सदस्यों को अपवाद नहीं माना जाना चाहिए। जिला न्यायालय स्तर पर महिलाएं कार्यरत न्यायाधीशों का लगभग 36.3% है, जो प्रवेश स्तर पर एक बड़ा पूल दर्शाता है। हालांकि यह प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों में समान रूप से नहीं दिखाई देता है। यह पत्र सीजेआई कांत की हाल की टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने न्यायालय में लक्षित विविधता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर स्रोत पर पाइपलाइन संकीर्ण है तो न्यायालय बाद में व्यापक नहीं हो सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार के उस हालिया निर्देश को चुनौती दी गई है जिसके तहत सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के सामूहिक गायन से करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से उन अतिरिक्त अंतरों पर आपत्ति जताई है जिनमें हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों के देशभक्ति भाव से कोई आपत्ति नहीं है। परंपरागत रूप से इन्हीं 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक प्रोटोकॉल सलाह में मूल गीत के सभी 6 अंतरों को आधिकारिक रूप से मानने और स्कूलों में प्रतिदिन गाने का निर्देश दिया गया है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया है। याचिका में विशेष रूप से यह बताया गया कि 5वें अंतरे में हिंदू देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस प्रकार के धार्मिक संदर्भों को अनिवार्य रूप से गाने के लिए कहना, विशेषकर सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष हुई, जहां केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में खारिज कर दिया गया है। हालांकि जब उच्च न्यायालय ने उस आदेश के प्रति
देखने की इच्छा जताई तो बताया गया कि आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल तक स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि केंद्र का यह निर्देश बच्चों को प्रतिदिन एक धार्मिक स्वरूप वाले गीत को गाने के लिए बाध्य करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 यानी धर्म की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष मूल संरक्षण के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह घोषणा करने की मांग की है कि केंद्र सरकार की यह अधिसूचना, जिसमें तीसरे से छठे अंतरे को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है और स्कूलों में उनके गायन को अनिवार्य बनाया गया है, असंवैधानिक है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी यह जांच कराने का आग्रह किया कि इस निर्देश का अल्पसंख्यक समुदाय और गैर धार्मिक परिवारों से आने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सीबीआई से यह जांच कराने की मांग की गई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कथित रूप से ओएनजीसी के गैस भंडार के अवैध रूप से गैस निकाली। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की बेंच ने दिया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र मारू ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरआईएल ने 2004 से 2013-14 के बीच समुद्र में गहरे कुएं इस तरह खोदे कि पास के ओएनजीसी के गैस भंडार से गैस उनके KG-D6 ब्लॉक में पहुंच गए। उन्होंने इसे बड़ा संगठित धोखाधड़ी बताया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले में चोरी, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह ड्रिलिंग से जुड़े डेटा, कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी रिपोर्ट्स को जब्त करे। इससे पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा था। याचिका में 2 रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था, एक D&M की रिपोर्ट और दूसरी पूर्व न्यायाधीश AP शाह की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट। इन दोनों में कहा गया था कि आरआईएल ने ओएनजीसी के गैस भंडार का उपयोग किया, जिसकी कीमत लगभग $1.5 अरब से अधिक बताई गई। यह विवाद साल 2000 में हुए एक प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, जो केंद्र सरकार और आरआईएल और उसके साझेदारों के बीच हुआ था। विवाद 2013 में बढ़ गया, जब ओएनजीसी ने दावा किया कि दोनों कंपनियों के गैस भंडार आपस में जुड़े हुए हैं। इस मामले में पहले एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2018 में आरआईएल के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि यह भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मामला केवल सिविल या आर्बिट्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक जिम्मेदारी भी बनती है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि केवल पत्नी के चरित्र पर संदेह या वैवाहिक संबंधों में तनाव होना आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने उस आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए की, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ चुनौती दी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक जीवन में सामान्य झगड़े, मतभेद, संदेह और मनमुटाव असामान्य नहीं होते। ऐसे सामान्य वैवाहिक विवादों के आधार पर किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आपराधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि पति पत्नी के संबंध तनावपूर्ण थे या पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह था, उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला वर्ष 2004 का है, जब आरोपी की पत्नी ने अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पति अक्सर पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगने से दम घुटना बताया गया और किसी प्रकार की हत्या के संकेत नहीं मिले। जांच के बाद मामला सत्र न्यायालय में चला। सत्र न्यायालय ने पति को दहेज, मृत्यु और क्रूरता के अपराधों से बरी कर दिया, लेकिन धारा 306 के तहत दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय का मानना था कि पति का व्यवहार मानसिक उत्पीड़न के रूप में था, जिसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। उच्च न्यायालय में अपील के दौरान पति ने तर्क दिया कि धारा 107 के तहत उकसाना, साजिश या जानबूझकर सहायता जैसे आवश्यक तत्व इस मामले में सिद्ध नहीं हुए। अदालत ने साक्ष्यों की गहन समीक्षा की
और पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने केवल सामान्य और स्पष्ट आरोप लगाए हैं। किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि आत्महत्या से ठीक पहले पति ने कोई ऐसा विशेष कृत्य किया जिससे पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि जब निचली अदालत पहले ही दहेज और क्रूरता के आरोपों से आरोपी को बरी कर चुकी है तो धारा 306 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए ठोस और स्पष्ट साक्ष्य होना आवश्यक था। इस मामले में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला जो पति के व्यवहार और पत्नी की आत्महत्या के बीच सीधा और निकट संबंध स्थापित कर सके। महत्वपूर्ण रूप से ना तो कोई सुसाइड नोट मिला, ना ही कोई ऐसा साक्ष्य जो यह दर्शाए कि पत्नी ने अपनी मृत्यु के लिए पति को जिम्मेदार ठहराया हो। इन परिस्थितियों में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि केवल संदेह, तनाव या सामान्य वैवाहिक विवादों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता। अंततः उच्च न्यायालय ने यह माना कि आत्महत्या की घटना तो सिद्ध है, लेकिन आरोपी द्वारा किसी प्रकार का उकसाना, सहायता या ऐसा आचरण सिद्ध नहीं हुआ जो कानूनन उकसाने की श्रेणी में आए। इसलिए अदालत ने सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए पति को आरोपों से बरी कर दिया और उसकी अपील स्वीकार कर ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 10वीं शताब्दी की एक मूर्ति जिस पर जैन समुदाय के दिगंबर और श्वेतांबर दोनों धड़ों ने अधिकार का दावा किया है को प्रयागराज के केंद्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि मूर्ति को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उचित स्थान पर रखा जाए। कोर्ट ने कहा, उद्धार की गई मूर्ति का ऐतिहासिक महत्व और इसकी पहचान को लेकर धार्मिक विवाद को देखते हुए हम पहले इसे प्रयागराज के केंद्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखने का निर्देश देते हैं। अंततः हम जिला मजिस्ट्रेट एटा को निर्देश देते हैं कि मूर्ति को 11 अप्रैल 2026 तक सुरक्षित रूप से प्रयागराज के केंद्रीय संग्रहालय में हस्तांतरित किया जाए और संग्रहालय के निदेशक को सौंपा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने संग्रहालय को निर्देश दिया कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर मूर्ति की विशेषज्ञ टीम का गठन करें जो इसकी विशेषताओं, प्रकृति और अवधि का अध्ययन करेंगे और जैन समुदाय के धड़ों से संबंधित इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करेंगे। टीम को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने और इसे कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ये आदेश दिगंबर जैन सभा और श्री जैन श्वेतांबर महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा दायर 2 अलग अलग याचिकाओं पर पारित किया गया। 17 मार्च के आदेश में कोर्ट ने उल्लेख किया कि मूर्ति एटा में स्थानीय पुलिस की कस्टडी में थी और दिगंबर और श्वेतांबर धड़ों के बीच इसके स्वामित्व को लेकर विवाद था। कोर्ट को बताया गया कि एएसआई की 2 सदस्यीय समिति ने पहले रिपोर्ट दी थी कि मूर्ति दिगंबर धड़े की नहीं लगती और श्वेतांबर धड़े से संबंधित हो सकती है। हालांकि बाद में एक अन्य विशेषज्ञ समिति ने कहा कि मूर्ति की पहचान केवल मूर्ति में मौजूद प्रतीकात्मक और शैलीगत साक्ष्यों के आधार पर निश्चित रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि विशेषताएं अनिर्णायक हैं या विभिन्न धड़ों से साझा की जाती हैं। एएसआई ने सिफारिश की थी कि जिला कलेक्टर द्वारा जैन कला और मूर्ति कला के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर दोनों धड़ों के प्रतिनिधि शामिल हो, ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट एटा को निर्देश दिया कि मूर्ति को 11 अप्रैल से पहले प्रयागराज के केंद्रीय संग्रहालय के निदेशक या प्रभारी निदेशक को सौंपा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.